हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे उड़ान बुक की जो झारखंड सार संग्रह है उसका चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल में झारखंड। ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, तो बिल्कुल पेशेंस बना के देखिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और साथ में ही एग्जाम में इस सेक्शन से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 3 पार्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। प्राचीन प्राचीन खास करके जेपीएससी में 3 भाग में, प्राचीन और मध्यकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो यहाँ पर आपको मध्यकाल में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम लोग कवर कर लेंगे। इससे तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लंबा होगा जो प्रीवियस के सेशन है उससे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो है पूर्व मध्यकाल से थोड़ा सा देख लेते हैं, मध्यकाल से पहले का क्या स्थिति था। तो इसमें बोला गया है हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईसा और दिल्ली सल्तनत 1206 की स्थापना के बीच की अवधि। तो देखिए 647 से लेके मान लीजिए ये 1206 है, इस अवधि को पूर्व मध्यकाल, समझ गए आप लोग, उसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो ये टाइम पीरियड दिमाग में रखिएगा, आगे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए, झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। तो अगर संबंध रहा है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो उसमें देख लीजिए क्या क्या है। जैसे देखिए पहला इसमें जो दिया गया है इस बुक में, महामाया मंदिर। तो सबसे पहली बात तो कि महामाया मंदिर है कहाँ, तो ये गुमला में है, गुमला जिले में है। तो देखिए हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 1908 ईस्वी में कराया था। सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा किस महामाया मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो ये नागवंशी शासक गजघंट राय इंपॉर्टेंट है। और साथ में कब, तो 908 ईस्वी में कराया गया। जैसे देखिए मैं बताया था टाइम पीरियड 647 से 1206, तो उसके बीच में आ गया ये 908। और आगे जो इसमें है वो है सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की, तो निर्माण कराया गया था गजघंट राय के द्वारा, और सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है महाया मंदिर। ध्यान रखिएगा गुमला जिले में है। फिर है भाई, इस मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका पुरोहित कौन था इस मंदिर का, तो हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था, और ये गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। चलिए तो आगे देख लेते हैं। इसमें टांगीनाथ का मंदिर ये कहाँ है, तो ये है गुमला में, ये भी गुमला में है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था, यानी कि पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अब है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, जो कि रजरप्पा काफी फेमस है। ये आप लोग बहुत लोग इसको देखे भी होंगे जाकर। और ये रामगढ़, वर्तमान रामगढ़ जिला में आता है। तो ये रजरप्पा का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रजयोगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। ध्यान रखिएगा छिन्नमस्तिका क्या है, बौद्ध ब्रजयोगिनी का हिंदू प्रतिरूप है। अब उसके बाद जो है, तो देखिए यहाँ पे से आपको जो ये धार्मिक स्थल है वो भी कवर होते जा रहा है। और साथ में हम लोग मतलब वर्तमान में ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये मंदिर कहाँ है, या कोई प्राचीन स्थल है तो वो कहाँ, तो ये भी कवर हो रहा है। और साथ में आपका मध्यकालीन का आपका इतिहास भी कवर हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इटखोरी। तो इटखोरी सबसे पहले कहाँ है, ये तो चतरा में है। झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख मिले हैं। तो देखिए किसका शिलालेख मिला इटखोरी से, तो महेंद्रपाल का। पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया, काफी फेमस है ये भी। तो ध्यान रखिएगा पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है आपका उत्तर मध्यकाल। तो देखिए उत्तर मध्यकाल में क्या है, बख्तियार खिलजी। 1206 से 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी
नादिया पर आक्रमण किया? एक सेकंड, इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए, नादिया पर आक्रमण किया था। तो आगे इसमें लाइन है, यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। तो ये जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बख्तियार खिलजी इधर जेपीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम में भी बख्तियार खिलजी के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ध्यान रखिएगा, ये किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर आपका गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। फिर अगला है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, छज्जू मलिक को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। जो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था छज्जू मलिक की नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया कि आपको जबरदस्ती मतलब एक तरह से करना कि कर आपको देना ही है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। तो देखिए, दो सेनापतियों का वर्णन है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का, एक छज्जू मलिक जो नागवंशी शासक पे प्रेशर बना के टैक्स लिया, और दूसरा मलिक काफूर जो दक्षिण भारत जा रहा था तो झारखंड होकर ही गुजरा था। तो इस तरह से याद रखिएगा, और ये दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इससे पूछेगा कि किसका सेनापति था। फिर नागवंशी राजा बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन राजा था नागवंशी राजा जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये हो जाएगा राजा बेनू। ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए एमबीडी देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा, काफी फेमस है, हजारीबाग के क्षेत्र में चाई चंपा जो कि हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है, तक आ पहुंचा था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। ध्यान रखिएगा। अगला जो है इसमें है, मलिक बयां ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा जो कि कोडरवा में है का शासक नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन ने छजुद्दीन अजमुल मुल्क को सतगामा का शासक नियुक्त किया था। फिर तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। तो पूछेगा कि तुगलक काल में नागवंशी राजा कौन था? तो ध्यान रखिएगा, हरिकर्ण था। फिर है आपका इसमें फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगामा कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। फिर अब आपका इसमें देख लीजिए लोधी वंश। अगला लोधी वंश जो झारखंड से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव में झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। ध्यान रखिएगा, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव में झारखंड लगभग मुक्त था। एक तरह से बोल सकते मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति, गजपति बंद्र का संस्थापक। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूछा जाएगा जो गजपति वंश का संस्थापक कौन था? तो कपिलेंद्र गजपति। उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग मतलब बहुत बड़े एरिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी। तो किसके भय से? 1494 सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर का जो शासक था हुसैन शाह सरकी। देखिएगा, सिकंदर लोधी के भय से सरकी यानी कि हुसैन शाह सरकी कहाँ ये लिया? तो साहेबगंज में, यानी झारखंड इसको अगर सपोज कीजिए तो इस वाले पार्ट में जो संथाल परगना सबसे ये जो आखिरी जिला जो है आपका साहिबगंज, ये वाला पोर्शन पे जो कि बिहार
और इधर बंगाल से दोनों सीमा साझा करती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आदिल शाह द्वितीय जो कि बीजापुर का शासक था। इससे जुड़ी क्या तथ्य है देखते हैं। खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय, आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के से भी नाम जाना जाता है। तो देखिए इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि झारखंडी, झारखंडी सुल्तान, सुल्तान से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय जो बोलिए, ये जो है इसको झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका शेर शाह, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा इसमें। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। शेर शाह 1534 से 37 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान के दौरान शेर शाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेर शाह के पुत्र जलान खान ने तेलियागढ़ी जो कि राजमहल क्षेत्र में है की नाकाबंदी की थी। ध्यान रखिएगा इसको। फिर है शेर शाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर, मुगलों को चकमा देकर राजमहल यानी झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा तथा 1538 में रोहतासगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शेर शाह के शासन काल में झारखंड के शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। ध्यान रखिएगा कि शाही सिक झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन कब तेज हुआ, तो शेर शाह के काल में। फिर झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह को जाता है। 1538 में शेर शाह के सेनापति ख्वास खान ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी प्राप्त किया। 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से बीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेर शाह व उनके वंशजों का अधिकार रहा। तो यहाँ पे आप एक बार खुद से भी पॉज करके पढ़ लीजिए तो रिवीजन हो जाएगा आपका। शेर शाह से जुड़े हुए झारखंड के समय में जो जो तथ्य हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अब हुमायूं, तो हुमायूं का एक पॉइंट है मुगल अफगान संघर्ष 1530-40 के दौरान एक बार हुमायूं भूकुंडा यानी कि रामगढ़ तक पहुंच गया था। अकबर, इसको ध्यान दीजिएगा, अकबर से काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए अकबर के शासनकाल का पूर्वाध अफगानों पर विजय, यानी कि अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का उपयोग किया। तो जो अफगानी लोग थे अकबर के खिलाफ विरोध करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया, तो झारखंड का। 1575 ईस्वी में टकरोई की लड़ाई, बछौरा बुघुलमारी की लड़ाई बालासोर उड़ीसा के पास जो की है के बाद जुनैद का रानी जो कि दिल्ली की सल्तनत ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर जो कि वर्तमान रामगढ़ में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहाँ जुनैद कर रानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। अब है अकबर के शासनकाल का उत्ताद, ये पहले का था या उसके बाद का है। क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन, तो पहला जो है वो है छोटा नागपुर खास का नागवंश। ध्यान रखिएगा, इस काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इसमें दो दो। चलिए तो देखते हैं। अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरा खुखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग, सामरिक कारण, साम्राज्य विस्तार यानी राजनीतिक कारण, और इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक कारण आदि थे। फिर आपको अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था और इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, या ऑलरेडी कलरफुल जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का या फिर जो स्टार लगा हुआ है, बिल्कुल इसको आप एक दो बार पॉज करके उसी समय वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुग खां व उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मानसिंह के अभियान 1590-92 से मुगलों का साथ दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें पलामू का चेरो वंश देख लेते हैं। तो 1589 में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। तो ध्यान रखिएगा।
1589 में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। किसको सूबेदार नियुक्त किया? तो राजा मानसिंह। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस पे। फिर है मानसिंह 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। पलामू के मुगलों की सेना नियुक्त करके भगवत राय को राजा बने रहने दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 1505 ईस्वी में अकबर के मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। फिर उसके बाद है सिंहभूम का सिंह वंश। तो 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा। इस समय सिंहभूम के पुरहाट में सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह का शासन था। फिर आपका मानसिंह ने इस दौरे का रंजीत सिंह के मुगलों की अधीनता स्वीकारते हेतु विवश कर दिया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज जाएगा, बारिश का मौसम है तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने राजमहल साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने राजमहल जो कि साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया था। तो साहेबगंज को किसने राजधानी बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, मानसिंह ने बनाया। फिर आपका मानसिंह ने परकोटा यानी कि ऊंची चारदीवारी व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। काफी इंपॉर्टेंट है कि अकबर नगर नामकरण किसने किया था? ध्यान रखिएगा, आपको मानसिंह ने किया था। फिर आपका हजारीबाग के राजवंश। 1590-91 में मानसिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानगुम से गुजरा। इस दौरान उस पर तथा तेलकुपी के मंदिरों का उसने परा तथा देखिए कुछ होगा मिसप्रिंट है कि क्या है, तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तो ध्यान रखिएगा, तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो मानसिंह करवाया। फिर है आपका आईने अकबरी, ये इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी के अनुसार, एक सेकंड में इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। चलिए, हाँ अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ चलिए, अब वो कवर नहीं होगा मेरे मार्कर से। तो देखिए आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के छह और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई। अब यहाँ से जो अलग है हम लोग का जहांगीर देख लेते हैं। 1605 से 1627। तो चलिए ये जहांगीर पढ़ने से पहले आप लोग से ये कर लेता हूँ थोड़ा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको लाइक कीजिए। और जो भी अभ्यर्थी हैं जेपीएससी, जेएसएससी या अन्य एग्जाम जो होने वाले हैं, उत्पाद सिपाही का या सीडीपीओ का, तो आप बिल्कुल वैसे अभ्यर्थी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ये बुक खरीदना संभव नहीं है कि हर साल नया बुक आए और नई बुक खरीदा जाए। तो जो भी अपडेटेड डेटा इसमें दिया गया है, और उसके बावजूद भी अगर कुछ त्रुटि है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो और लोग के पास भी पहुँचे जो भी आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को बेनिफिट हो इससे। क्योंकि ऐसे भी बहुत कई सालों से यहाँ एग्ज़ाम नहीं है, युवा एग्ज़ाम के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और ये अगर बुक आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीनन आपका 80 to 90% क्वेश्चन, क्योंकि करंट का पार्ट इसमें है नहीं, तो स्टैटिक पार्ट जो है जहाँ झारखंड पूछा जाता है, बिल्कुल 80 to 90% आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि 100% नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपको पूछेंगे जो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, वो वेरियस रिपोर्ट्स या गवर्नमेंट डेटा जो रहता है वहाँ मिलेंगे। तो उस तरीके का कुछ अगर होगा तो मैं बिल्कुल भविष्य में लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब जहांगीर, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो जहांगीर को देख लेते हैं। तो झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध छोटानागपुर खास के नागवंश पलामू के, एक सेकंड, चलिए क्लीन हो गया। अब देखिए आप लोग भी पढ़ सकते हैं खुद से।
झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासन काल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश पलामू के चेरो वंश विष्णुपुर पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां जो कि शाहजादा खुर्रम के राजमहल आगमन से है। अब इसमें है छोटा नागपुर खास नागवंश। तो देखिए जहांगीर काल में ये नागवंश का रिलेटेड जो भी डेटा है वो देख लेते हैं। तो जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, तो यहाँ से आपको एक याद रखिए कि तुजुके जहांगीरी किसकी आत्मकथा थी, तो जहांगीर की। में क्या मेंशन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों से मिलने वाले हीरों के कारण इन पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरह का शासक दुर्जन साल था। तो देखिए कोकरह का शासक कौन था जहांगीर के समय, दुर्जन साल था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था ये दुर्जन शाह, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया था। ध्यान रखिएगा, दुर्जन शाह जो था मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से और मालगुजारी देने से, दोनों से वो मना कर दिया। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कुकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ। जो भी ब्रैक ये बॉक्स बना रहा हूँ उसमें बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन आ चुका है। जहांगीर ने तो देखते हैं, जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां नूरजहां का भाई था, ध्यान रखिएगा, को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। तो देखिए इस दौरान इब्राहिम खां इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में मिला लिया। आगे से मैं जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको बॉक्स कर लूंगा, तो आप बिल्कुल उसको ध्यान दीजिएगा। इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जन शाह, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इसे मना करने पर दुर्जन शाह ने 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। खास करके जो सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनसे इस लेवल का प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ उस तरह के एग्जाम में, सीडीपीओ नहीं किसी और एग्जाम में, इस तरह के हाई लेवल प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुर्जन साल को 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया तथा इब्राहिम खां को हाथ जंग की उपाधि प्रदान करते हुए 4 हजारी मानसबदार बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, इब्राहिम खां को कौन सा उपाधि मिला, तो फाथ जंग, थोड़ा अलग टाइप का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। इन हीरों को परखने हेतु दुर्जन साल ने ग्वालियर से शाही दरबार में बुला लिया। दुर्जन साल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन साल को शाह की पदवी प्रदान की और प्रदान करते हुए मुक्त कर दिया तथा उसकी राज्य वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आखिरी, इसको आप चाहे तो पॉज करके फिर से पढ़ लीजिए। अगला है आपका पलामू का चेरो वंश। तो देखिए 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खान ने जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरो वंशी शासक कौन था, अनंत राय, ध्यान रखिएगा। परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खान की मृत्यु हो गई तथा अभियान असफल रहा। ये देखिए, ये अभियान जो था मुगलों का वो असफल रहा। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू शासक बना। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़के आजम यानी कि जीटी रोड पर चौपारण हजारीबाग तक कर लिया। कौन किया, तो देखिए सहबल राय पलामू का शासक बना और इसने अपने राज्य का विस्तार सड़के आजम जीटी रोड पर चौपारण हजारीबाग तक कर लिया था। ये अपना मतलब जीटी रोड से सटा हुआ जो ये एरिया था चौपारण, वहां तक अपना राज्य विस्तार कर लिया था। कौन किया था, तो सहबल राय। फिर सावल राय बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था, जिससे जहांगीर नाराज हो गया तथा उसे सावल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सावल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सावल राय की मृत्यु हो गई।
सावल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। अब है आगे बिशुनपुर व पंचेत पर आक्रमण। तो देख लीजिए, जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के बिशुनपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार बीर हमीर को पराजित किया। अब उसके बाद है आपका खुर्रम शाहजहां का राजमहल आगमन। तो चलिए, खुर्रम यानी कि शाहजहां। खुर्रम जहांगीर का पुत्र था, यानी कि शाहजहां जहांगीर का पुत्र तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में, चलिए शाहजहां बोलता हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको शाहजहां पर ध्यान रखिएगा। खुर्रम जो था, शाहजहां जो था वो खुर्रम ही था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्तमान में जहांगीर का पुत्र था और उसी के विरुद्ध, यानी कि अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वर्तमान में होते हुए राजमहल आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल यानी शाहजहां ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। अब है बाद में मुगल बादशाह सुलह होने के पश्चात खुर्रम यानी शाहजहां पुनः दक्षिण भारत लौट गया। अब है आपका जहांगीर के बाद हो गया शाहजहां। तो झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश और अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। तो एक एक करके देखते हैं। छोटा नागपुर खास का नागवंश। जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल 1627 में अपनी राजधानी कोकरह आया तथा 1640 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। दुर्जन साल से ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरह से दोईसा, इंपॉर्टेंट है देखिएगा, कोकरह से दोईसा स्थानांतरित कर दी, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ तो आप लोग को ध्यान रहेगा। दुर्जन साल ने दोईसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण कराया, जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इस भवनों में नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोखा दर्शन की व्यवस्था थी। काफी फेमस था मुगल टाइम में झरोखा दर्शन। महलों में जो नवरत्नगढ़ महल था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, ध्यान रखिएगा। अब आगे है दुर्जन साल की मृत्यु के उपरांत 1640 में रघुनाथ शाह 1640-90 से नागवंशी शासक रहा। रघुनाथ शाह के शासनकाल में खान जादा यानी मुगल सैन्य अधिकारी, खान जादा क्या होता था, मुगल सैन्य अधिकारी होता था, जो कि आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मालगुजारी देना स्वीकार करने पर संधि कर ली। अगला है आपका पलामू का चेरो वंश। शाहजहां के शासनकाल में समय पलामू शासक प्रताप राय सहबल राय का उत्तराधिकारी था। इस अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान ने पलामू क्षेत्र के मालगुजारी को 1,36,000 रुपये कर दिया, जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों से अधिकाधिक धन वसूलने पर प्रयास किया। मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि को निरंतर बढ़ाया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय कर कर देना ही बंद कर दिया। शाहजहां ने शाइस्ता खां, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां 1641 में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया और प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां का संधि करते हुए 80,000 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। तो ये दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये दोनों पॉइंट आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खान 1642 में पटना लौट गया। 1642 में प्रताप राय ने मुगल शासक ने वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया। 1643 में शाहजहां ने इतिकाद खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। इतिकाद इतिकाद खान ने जबरदस्त खान को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना को पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि करने हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में प्रताप राय ने 1 लाख रुपये व एक हाथी देने का अतिरिक्त साथ पटना चलने की स्वीकृति प्रदान की। इत्तेकाद खां की सिफारिश 1644 में शाहजहां
ने प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार देते हुए 1 करोड़ रुपये की सालाना मालगुजारी तय कर दी। पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2000 मनसबदार नियुक्त किया गया। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भूपाल राय तथा उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासन काल में हुआ था। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण कराया, तो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब आगे है आपका सिंहभूम का सिंह वंश। शाहजहां के समय सिंहवंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। फिर नेक्स्ट है अन्य क्षत्रिय राजवंश। शाहजहां के शासन काल में पंचेत के राजा और वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। यहाँ पर मुगलों का टकसाल भी था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया। अब है शाह सूजा। शाह सूजा शाहजहां का पुत्र था। यह बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। इसने भी राजमहल की अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है औरंगजेब, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक सेकंड, चलिए तो औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नाग वंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश सभी से है। तो देख लेते हैं, 3 वंश ध्यान में रखिएगा। नागपुर का खास वंश, नागपुर खास के नाग वंश, पलामू के चेरो वंश और सिंहभूम के सिंह वंश। तो देखिए छोटा नागपुर खास वंश से क्या जुड़ी हुई है औरंगजेब के समय में कुछ जो भी घटना हुआ। तो देखिए नागवंशी शासक रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी और रामशाह 1690 से 1715 ईस्वी औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु ब्रह्मचरी हरिनाथ था। फिर आपका रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर बोड़िया रांची का मतलब जो रांची में है का निर्माण कराया। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर, जो काफी फेमस है, ये दोनों मंदिर ध्यान दीजिएगा, का निर्माण करवाया। फिर है फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक बार ही मुगल आक्रमण हुआ, जिसे रघुनाथ शाह को अधिक क्षति नहीं हुई। औरंगजेब के शासनकाल में ही पलामू के चिरवंशी राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट किया। इस लूटपाट में मेदिनी राय को पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोयसा के प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। इस फाटक को नागपुर दरवाजा कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए, नागपुर दरवाजा किसे कहा जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोयसा से प्राप्त पत्थर पर विशाल फाटक लगवाया। इस फाटक को नागपुर दरवाजा कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पलामू के पुराने किले के समीप, ध्यान रखिएगा, नया किला। फिर रघुनाथ शाह के बाद रामशाह नागवंश का शासक बना, जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। फिर है 1692 में रामशाह के औरंगजेब ने 9705 रुपये मालगुजारी के रूप में प्रदान किया। फिर है रामशाह ने पलामू, रीवा, सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया था। इसने रीवा वंशियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। रामशाह ने अपने पुत्र ऐनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री से किया तथा अपनी 2 बहनों का विवाह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया। अब है चेरो वंश। तो देखिए औरंगजेब शासन के प्रारंभ काल में पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के समय पलामू के चेरो राजा का राजा कौन था, तो मेदिनी राय थे। मेदिनी राय ने सर्वाधिक शक्तिशाली चेरोवंशी शासक था, ध्यान रखिएगा। सबसे शक्तिशाली चेरोवंशी राजा कौन था, तो मेदिनी राय। मेदिनी राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा उन्हें कर देने से मना कर दिया। इसके साथ ही वह सीमावर्ती मुगल राज्यों का आक्रमण कर लूटपाट भी करता था।
औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने व मेदिनी राय से कर वसूलने हेतु भेजा। 23 अप्रैल 1660 को दाऊद खां पटना से चला तथा सबसे पहले दाऊद खां ने 5 मई 1660 को कोठी के किले तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। कुंडा के शासक चुनार राय ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। याद रखिएगा, कुंडा के शासक चुनार राय ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इससे नाराज होकर मेदिनी राय को कहने पर सुरवर राय, जो कि चुनार राय के भाई थे, चुनार राय की हत्या कर दी। 25 अक्टूबर 1960 में दाऊद खां चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 को तरहसी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरत सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे दाऊद खां को संधि का प्रस्ताव भेजा। दाऊद खां ने संधि के इस प्रस्ताव की सूचना औरंगजेब को भेजी तथा बादशाह का उत्तर आने तक यह युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसी बीच पलामू के राजा के कुछ लोगों ने मुगलों के एक काफिले को लूट लिया। इससे नाराज होकर दाऊद खां पलामू पर आक्रमण करने हेतु राजधानी तक आ गया। मेदिनी राय युद्ध की तैयारी करने लगा। इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकारने और एक निश्चित दर से कर देने हेतु प्रस्ताव भेजा। इसे स्वीकार करने पर मेदिनी राय को उसके पद पर बने रहने देने प्रस्ताव था। मेदिनी राय औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा युद्ध की घोषणा कर दी। औरंगा नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट है, स्थित नए किले के समय मुगलों की सेना तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसमें अंग्रेजों की सेना भारी पड़ी तथा मेदिनी राय सेना कमजोर पड़ने लगी। तो ध्यान रखिएगा कि मुगलों की सेना और मेदिनी राय के बीच कहाँ, किस नदी के तट पे लड़ाई हुआ, तो औरंगा नदी के तट पे। मेदिनी राय के किले की कीमती सामान देकर महिलाओं और बच्चों को जंगल भेज दिया तथा स्वयं नए किले में ही रुक गया। मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय सुरगुजा में शरण ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि बाद में भागने के बाद मेदिनी राय कहाँ शरण लिया, तो सुरगुजा में। इस प्रकार पुराने एवं नए किले सहित चेरो राज्य पर मुगलों का अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद साहसी चेरो ने पुनः देवगन के किले के पास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खान ने एक सेनापति शेख सफी ने उन्हें पराजित कर इस किले पर भी कब्जा कर लिया। दाऊद खान ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त कर दिया तथा स्वयं पटना लौट गया। दाऊद खान ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया। ध्यान रखिएगा, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो दाऊद खान ने करवाया। दाऊद खान पटना लौटते समय पलामू किले का सिंह द्वारा अपने साथ ले गया तो दाऊद नगर की अपनी गढ़ी में लगवा दिया। ध्यान रखिएगा। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब दाऊद खान को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की मोतियों की माला दी तथा औरंगाबाद स्थित अमछा मनोस व गोह नामक स्थान उसके अधीन कर दिया। 22 अगस्त 1966 को पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया। मनकली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सुरगुजा से पुनः पलामू लौट गया तथा अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। मेदिनी राय को न्यासी राजा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस पे न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती थी तथा मेदिनी राय शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। एकदम से इसको VVI कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद पलामू पर क्रमशः रुद्र राय, दिक्पाल राय एवं साहेब राय का शासन रहा। अन्य क्षेत्रीय राजवंश, तो देखिए औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र के 5 प्रमुख राज्य रामगढ़, कुंडा, छैक, केंदी एवं खड़गडीहा थे। इंपॉर्टेंट है, इनमें रामगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था इस समय। इसके बाद रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। 1670 में दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दी, क्योंकि बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग के बीच में स्थित था। दलेल सिंह ने चास के शासक मगर खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडीहा अवस्थित था तथा
यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण में से बचा रहा। कुंडा राज यानी चतरा की स्थापना औरंगजेब ने एक अधिकारी राम सिंह ने की थी। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों पिंडारियों से रक्षा हेतु बाबलातार, भीमुरी, बरवाडी व नागदर्रा को जिम्मेदारी प्रदान की। केंद्रीय राज्य केंद्रीय राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित था, जिसके पूर्व में 6 राज्य अवस्थित था। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695 से 96 में मिदनापुर बंगाल, जो कि बंगाल में है, शोभा सिंह व उड़ीसा के अफगान रहीम खान ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की तथा इस पर कब्जा कर लिया। 1697 में जबरदस्त खान ने इसे पुनः मुक्त कराया। मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया? तो वो लोग कौन थे? तो मराठा थे, ध्यान रखिएगा इसको। फिर झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा था। तो मुस्लिम आक्रमण कभी नहीं हुआ धनबाद पे। अब देखिए कुछ अन्य तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं, 4-5 पॉइंट। अभी तक अगर आप सेशन में बने हुए हैं तो चलिए, आप एक सीरियस स्टूडेंट है, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं अन्य तत्व में क्या है। पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? तो वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ। उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी के स्वयं को झारखंड राजा घोषित कर दिया। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से मुक्त रहा था। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। कोकरा के नागवंशी शासकों को मुगल कालीन ग्रंथों जमींदारे खां अलामा हीरो के खान का मालिक से संबोधित किया गया। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे मध्यकालीन झारखंड से जितने भी जुड़े तथ्य थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और जो चैप्टर नंबर 8 ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 9 में पढ़ेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी क्वेश्चन आता है जिसमें आपका मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश, भूम का सिंह वंश, सारे को हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही जल्द। और ये जो नेक्स्ट सेशन होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप देखिएगा, आपको पूरा जितने भी ये जो लोकल राजवंश है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे से प्रश्न सॉल्व करके ले जाएंगे। तो चलिए, आप सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद और आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट।